हेलो हेलो वाले, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम लोग की छोटी छोटी टिप्पणियां, पटनावाद, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत में विधिक शिक्षा का विकास और भारत शासन अधिनियम 1935, जो ये मैटर हम लोग शुरू करेंगे एक एक पर्टिकुलर टॉपिक से, बिल्कुल ही बेस से। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पटनावाद यानी कि पटना केस से, जो कि 1777 1789 उन्यासी, फिर से नवासी बोल दिया, 1979 के बीच में चला था पटनावाद। पटनावाद जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कार्यान्वयन के बाद, मतलब जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके कार्यान्वयन के बाद आया था। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि न्यायपालिका और गवर्नर जनरल काउंसिल कार्यपालिका के बीच जो हुए क्षेत्राधिकार जुडिक्शन संघर्षों की श्रृंखला में जो कासिम बाजा कौसिम जूरा वाला जो मैटर था, इससे पहले वाले मैटर में लोग पढ़ चुके हैं। वाद से पहले का प्रमुख यह उदाहरण है। उस वाद से पहले का ये क्या है, एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, वाद के तथ्य देखते हैं वो क्या कर रहा है कि विवाद का यह विषय इसमें था कि यह वाद पटना में रहने वाले मुसम्मत शहबाज बेगम नामक एक मुस्लिम विधवा और उनके दिवंगत पति के भतीजे के बीच संपत्ति और विरासत को लेकर था। मतलब जो ये पटनावाद का मैटर था, ये पटना में रहने वाले जो मुसम्मत शहबाज बेगम नामक एक मुस्लिम विधवा थी और उनके दिवंगत जो पति के भतीजे के बीच संपत्ति और विरासत को लेकर मैटर था। ठीक है, कानूनी कार्रवाई हुई तो बेगम ने अपने पति की संपत्ति पर कब्जे के लिए पटना की प्रांतीय दीवानी जो अदालत थी, प्रोविंशियल दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निर्णय दिया जाना था। ठीक है भाई, आगे क्या हुआ भाई? दीवानी अदालत ने बेगम के पक्ष में निर्णय दिया और दीवानी अदालत ने क्या करा, बेगम के पक्ष में निर्णय दिया। लेकिन भतीजे ने सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बेगम के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। प्रोविंशियल कोर्ट में भाई मैटर नहीं निपटा, जब वो उसके मैटर में हो गया, उसके पक्ष में जजमेंट हो गया। किसके पक्ष में? मुस्लिम भाई जो विधवा थी बेगम के, मुस्लिम शाहबाज बेगम के पक्ष में मैटर हो गया। जब शाहबाज बेगम के पक्ष में मैटर हो गया तो भाई जो भतीजा था वो कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वह कलकत्ता की, वहां उसके खिलाफ मैटर दायर कर दिया, यानी कि केस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का दावा यह था कि भतीजे ने तर्क दिया कि वह कंपनी की सेवा में था, भतीजे ने तर्क दिया कि वह कंपनी की सेवा में था और इसलिए वह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्राधिकार में आता था। यानी कि भतीजे ने यह तर्क दिया, फैक्ट दिया कि वह कंपनी की सेवा में था, कंपनी में काम करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और कोई ऐसी गहरी कंपनी की बात नहीं हो रही है। और इसलिए वह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार या निजी क्षेत्राधिकार में आता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को स्वीकार कर लिया। टकराव यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना में मुफस्सिल दीवानी अदालत के अधिकारियों को सम्मन यानी कि रिट जारी किया और उन्हें आदेश दिया कि वे अपने कानूनी कार्यों को रोक दें। और उन्होंने क्या आदेश दिया कि वे अपने कानूनी कार्यों को रोक दें। जब दीवानी अदालत के अधिकारियों ने मना किया तो सुप्रीम कोर्ट के जो शेरिफ ने वो क्या करा, बलपूर्वक हस्तक्षेप किया, दीवानी अदालत के अधिकारियों को गिरफ्तार किया और बेगम की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। फिर जो परिणाम यह निकला कि इस कार्रवाई ने कंपनी के राजस्व और दीवानी प्रशासन को गंभीर रूप से बाधित किया। गवर्नर जनरल काउंसिल ने इस मामले को ब्रिटिश संसद में भेजा, जिसके कारण एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 का अधिनियमन हुआ। फिर देखते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण और कानूनी महत्व देखते हैं कि क्षेत्राधिकार संघर्ष देखेंगे तो इस वाद ने स्पष्ट कर दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश प्रजा और निवासी की परिभाषा अस्पष्ट थी। इस वाद ने क्या करा, स्पष्ट कर दिया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था यानी 1773 में ब्रिटिश प्रजा और निवासी की परिभाषा स्पष्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर अपने क्षेत्राधिकार को कलकत्ता से बाहर यानी मुफस्सिल के क्षेत्रों तक फैलाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जानबूझकर अपने क्षेत्राधिकार को कलकत्ता से बाहर यानी मुफस्सिल के क्षेत्रों तक फैलाया, जिससे कंपनी का प्रशासन क्या हुआ, खतरे में पड़ गया। फिर देखते हैं कानून का टकराव देखें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी कानून को लागू करने के प्रयास ने भारतीय पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम कानून का उल्लंघन किया। कानून का टकराव यह रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी कानून को लागू करने के प्रयास ने भारतीय पर्सनल लॉ यानी कि मुस्लिम कानून का उल्लंघन किया। इस मामले में बेगम की विरासत का निर्धारण मुस्लिम कानून से होना था। इस मामले में क्या हुआ, बेगम की विरासत का निर्धारण जो था मुस्लिम कानून से होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी कानून के आधार पर हस्तक्षेप किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या करा, अंग्रेजी कानून के आधार पर हस्तक्षेप किया। सुधार का आधार देखे तो पटनावाद ने यह सिद्ध किया कि न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के बीच सीमांकन यानी डिमार्केशन आवश्यक है। इसने सीधे तौर पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1781 के निम्नलिखित प्रावधानों को क्या दिया, जन्म दिया।
भारतीय कानूनों को मान्यता देखें तो 1781 के एक्ट में यह स्पष्ट किया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों में उनके अपने कानून लागू होंगे। और 1781 के एक्ट में यह स्पष्ट किया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों में उनके अपने कानून लागू होंगे। फिर देखे कार्यकारी जो उन्मुक्ति थी, यानी राजस्व से संबंधित मामलों में क्या हुआ, कंपनी के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से क्या किया गया, मुक्त किया गया। फिर देखते हैं कि निष्कर्ष यह निकला कि पटनावाद भारत में कानून की निश्चितता यानी सर्टेनिटी ऑफ लॉ और न्यायिक क्षेत्राधिकार की सीमा को परिभाषित करने की आवश्यकता का पहला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। समझ में आ गया पटनावाद क्या होता है। देन हम लोग आगे चलते हैं प्रांतीय स्वायत्ता की तरफ, यानी प्रोविंशियल ऑटोनोमी। प्रांतीय स्वायत्ता का जो सिद्धांत था वो भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण कदम था। कैसे, जिसे मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पेश किया गया था। ये लगभग पहले भी 1935 वाला भारत शासन अधिनियम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अवधारणा और पृष्ठभूमि देखते हैं। अर्थ इसका यह निकलेगा कि प्रांतीय स्वायत्ता का जो अर्थ है, प्रांतीय सरकारों यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अपने परिभाषित विधायी क्षेत्र यानी डिफाइंड जो लेजिस्लेटिव फील्ड्स में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति देना और केंद्र या गवर्नर के नियंत्रण को कम रखना। विकास में क्या देखें तो द्वैध शासन यानी कि जो हायरार्की थी 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसने विषयों को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड और आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड श्रेणियों में विभाजित किया गया था। यह स्वायत्ता की ओर पहला लेकिन ऐसा था अधूरा कदम था। पहला कदम तो था लेकिन साथ ही साथ वो अधूरा कदम भी था। विफलता यह है कि द्वैध शासन विफल रहा क्योंकि हस्तांतरित विभागों में भी मंत्रियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी और गवर्नर का वर्चस्व बना रहा। 1935 का अधिनियम देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया और प्रांतीय स्वायत्ता की क्या की, शुरुआत की। प्रांतीय स्वायत्ता क्या थी उसकी क्या करी उन्होंने, शुरुआत भी की। 1935 अधिनियम के तहत देखें, 1935 अधिनियम के तहत प्रावधान देखें तो 1935 के तहत प्रावधान यह था कि कार्यकारी स्वायत्ता देखें कि प्रांतों की को एक उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रदान की गई। गवर्नर को छोड़कर सभी प्रशासनिक कार्य करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जानी थी। तो मतलब गवर्नर जो था उसको छोड़कर जितने भी प्रशासनिक कार्य करने वाले के लिए जो मंत्री थे उनकी नियुक्ति की जानी थी। बस गवर्नर की नियुक्ति नहीं होगी, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे। शक्तियों का पृथक्करण हुआ, यानी अधिनियम ने केंद्र यानी कि संघीय सूची, प्रांत यानी प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विधायी शक्तियों का क्या कर दिया, विभाजन किया। इससे प्रांतों को अपनी विधायी सूची पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति क्या मिल गई, मिली। गवर्नर की भूमिका देखते हैं, नाम मात्र का मुखिया रह गया। गवर्नर संवैधानिक मुखिया यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गया, जिसे मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना था। जिसे क्या करना था, मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना था। विशेष उत्तरदायित्व देखें, हालांकि गवर्नर को अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, पुलिस बल की सुरक्षा आदि जैसे कुछ मामलों में स्वविवेक यानी डिस्क्रिशन और विशेष उत्तरदायित्व यानी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की शक्तियां भी दी गई थी। आलोचनात्मक परीक्षण इसका देखें साथ ही साथ तो इसकी सफलता क्या रही कि प्रांतीय स्वायत्ता एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लिया और कई प्रांतों में लोकप्रिय सरकारें भी बनाई, जिससे भारतीय नेताओं के प्रशासन चलाने का भी अनुभव मिल गया था। आलोचना सीमित रही स्वायत्ता तक, यानी कि गवर्नर का वीटो मैटर रहा। गवर्नर को अभी भी मंत्रियों की सलाह को वीटो करने, विधानमंडल को भंग करने और अध्यादेशों को जारी करने की व्यापक शक्तियां थीं। और साथ ही साथ देखें तो आरक्षण की शक्ति भी थी। गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों की आड़ में वह किसी भी समय मंत्रियों को दरकिनार करके प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता था। ये गवर्नर के पास था। मिलिट्री एक तरफा मोनार्की टाइप में गवर्नर के हाथ में थी, थोड़ी थोड़ी पावर ज्यादा थी। वजन स्वायत्ता वास्तविक थी यानी डिफेक्टो कम और नाममात्र की डिजूरे अधिक थी। मतलब स्वायत्ता वास्तविक थी और जो स्वायत्ता वास्तविक डिफेक्टो कम और नाममात्र की डिजूरे अधिक थी। और यह एक प्रकार से पर्दे के पीछे से ब्रिटिश नियंत्रण था। मतलब होता नहीं कि पर्दे के पीछे से हम किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, तो ये वही वाला मैटर था। यह अधिनियम पूर्ण संवैधानिक स्वतंत्रता प्रदान करने में विफल रहा, जिसने अंततः 1939 में जो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के इस्तीफे का मार्ग क्या कर दिया, प्रशस्त किया। भारत में विधिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द लीगल एजुकेशन इन इंडिया, वो कैसे रहा कि भारत में विधिक शिक्षा का विकास था वो औपनिवेशिक काल से शुरू होकर स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या हुआ, विकसित हुआ। फिर देखते हैं
कि औपनिवेशिक काल 1857 से पहले वो कैसे था, अनौपचारिक शुरुआत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों में विधिक शिक्षा अनौपचारिक थी। न्यायाधीश और वकील आमतौर पर इंग्लैंड के में प्रशिक्षित होते थे, इंग्लैंड में ही पढ़ते लिखते थे। फिर मैकाले का प्रभाव कैसा रहा कि लॉर्ड मैकाले के चार्टर एक्ट 1833 के तहत लाए गए विधि आयोग ने अंग्रेजी कानून को संहिताबद्धीकरण कोडिफिकेशन पर जोर दिया, जिससे अंग्रेजी कानून सिद्धांतों का ज्ञान की आवश्यकता बढ़ी, जिससे सिद्धांतों की जो ज्ञान की आवश्यकता वो बढ़ गई थी, तो कोडिफाइड कर दिया था लॉर्ड मैकाले ने उसको। विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ वैदिक शिक्षा को औपचारिक रूप मिला। यह शिक्षा मुख्य रूप से वकालत यानी प्लीडिंग और कानून की व्याख्या पर ही केंद्रित थी। आलोचना इसकी यह रही तो इस काल की शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए कानूनी सहायक लीगल असिस्टेंस को तैयार करना था। इस काल की शिक्षा का जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से क्या था, ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए कानूनी सहायक यानी कि लीगल असिस्टेंस तैयार करना था, ना कि विधिक विद्वान या समाज सुधारक। यह सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल अधिक और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल क्या थी, कम थी। फिर देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व सुधार, यानी कि 20वीं शताब्दी के बाद कैसे सुधार आए। आवश्यकता यह पड़ी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने कानून को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखा था। ठीक है, सुधारों की मांग भी करी गई कि विधिक शिक्षा को अधिक व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल और व्यावहारिक बनाने की भी मांग उठी। शिक्षण का माध्यम यह रहा कि शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही रहा। जो शिक्षण का माध्यम था वो बेस जो मीडियम था वो इंग्लिश ही रहा, टीचिंग का भी, और जिससे सामान्य भारतीयों के लिए कानूनी ज्ञान प्राप्त करना कठिन था। अब तो डेगलॉट आ गया तो हिंदी में भी हम लोग देखो ना कानून पढ़ तो है हिंदी में, ठीक है, लेकिन पहले उसका बेस आज भी जो है इंग्लिश वालों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। कोई भी फील्ड आप चले जाओ, क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। अगर आप इंग्लिश में कोई आर्गुमेंट कर रहे हो तो उसको ज्यादा प्रभाव से देखा जाएगा, ज्यादा किसी को देखा जाएगा। आप उतरो, जैसे आप कहीं पर्टिकुलर जगह बहस करने जाओ और बहस हो रही है, आप डिस्ट्रिक्ट सेशनल कोर्ट्स में आप इंग्लिश में बहस करने लगो, ऐसी धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहा हो सामने वाला खुद ही बेहोश हो जाए, और इतनी टॉप इंग्लिश बोल रहे हो कि आदमी भी कहे भाई साहब क्या बोल रहा है, तो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि संवैधानिक आवश्यकता कैसे पड़ी कि भारत का जो संविधान लागू होने के बाद कानून को सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के साधन के रूप में देखा गया। विधि आयोग की सिफारिशें करी गई, यानी अखिल भारतीय बार कमेटी जो 1951 की विभिन्न विधि आयोगों ने विधिक शिक्षा में आमूल चूल सुधारों की सिफारिश की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखते हैं, बीसीआई देखते हैं, तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी शिक्षा के नियमन और मानक निर्धारित करने का अधिकार मिला। इस बार हम इसी साल हम लोग जो है जो 21 तारीख के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स वाला, जो मैं पूरा टॉपिक लाऊंगा 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, वो भी हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एडवोकेट एक्ट कहते हैं उसे, ठीक है, एडवोकेट एक्ट की तो मैं पूरी सीरीज अलग बनाऊंगा। नेशनल लॉ स्कूल जो एनएलएस बनाए गए मॉडल 1987 का था कि नेशनल लॉ स्कूल्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर एनएल एसआईयू की स्थापना ने भारत में विधिक शिक्षा की में क्या कर दी, क्रांति ला दी थी। विशेषता 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड कोर्स बीएलएलबी शुरू किया गया, जिसने कानून को कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ में जोड़ा, और साथ ही साथ तरीका यह रहा कि शिक्षण पद्धति को समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, मूट कोर्ट्स और नैदानिक शिक्षा यानी क्लिनिकल एजुकेशन पर केंद्रित किया गया। आलोचना यह है कि आज भी कई पारंपरिक विश्वविद्यालय गुणवत्ता यानी व्यावहारिक प्रशिक्षण और शोध के मामलों में पिछड़े रहे हैं, जिससे विधिक शिक्षा में असमानता बनी हुई है, कंटिन्यूसली बनी हुई है। आप उस लेवल की आप ना पढ़ा पा रहे हो ना खुद पढ़ पा रहे हो, जो पहले खुद जो पढ़ा होगा वही तो पढ़ा पाएगा। जैसे मैं भी इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल चीजों को समझता हूँ और उसी अपने ही वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे से बेटर लोग हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन उनका मन ही नहीं होता समझाने का कुल मिला के। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह भारत में अंतिम बड़ा संवैधानिक स्रोत था जिसने ब्रिटिश शासन के अंत की नींव रखी। इसका प्रमुख प्रावधान देखते हैं तो अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों की रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक संघ या फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान था। आलोचना यह थी कि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका क्योंकि रियासतों ने इन्हें शामिल होने से इनकार कर दिया था। शक्तियों का विभाजन रहा, इन्हें 3 सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची, विशिष्ट जो शक्तियां थी,
और प्रांतों की स्वायत्ता देखते हैं, यानी खंड 2 जो प्रोविंशियल देखे जाती हैं, प्रांतों को किया गया उत्तरदायी सरकार शुरू की गई। केंद्र के लिए जैसे रक्षा, विदेश मामलों के लिए संघीय सूची थी, प्रांतों के लिए बनाई गई थी जैसे स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य के लिए, और दोनों के लिए संवर्धित सूची थी जैसे आपराधिक कानून के लिए। अवशिष्ट शक्तियां जिनकी वायसराय को दे दी गई थी और ये सब चीजें लिखी हुई हैं। केंद्र में द्वैत शासन है। द्वैत शासन के केंद्र संघीय स्तर पर शुरू किया गया, जहां विषयों को आरक्षित या रिजर्व गवर्नर जनरल्स के नियंत्रण और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड मंत्रियों के नियंत्रण में विभाजित किया गया। संघीय न्यायालय देखते हैं। फेडरल कोर्ट से दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937, जो प्रांतीय उच्च न्यायालयों में से अपील सुनता था और केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करता था। यह भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओं की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्या था, कदम था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार देखते हैं तो 1909 में 9 के अधिनियम के तरह इसने सांप्रदायिक कम्युनल और पृथक निर्वाचन मंडल को दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों तक विस्तृत किया, जिससे विभाजनकारी नीति को और बल मिल गया। मतलब बांटने की जो नीति थी उसको और बल मिल गया था 1909 के बाद। पढ़ चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। आलोचना देख लो भाई, आलोकतांत्रिक आलोचना है, ठीक है। और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा एक तरफा पारित किया गया था। इसने भारतीयों की कोई भागीदारी नहीं दी, ठीक है। सुरक्षा बल देख लो, सेफगार्ड्स देख लो। गवर्नर जनरल्स और गवर्नरों को दी गई स्वविवेकीय और विशेष शक्तियां इतनी व्यापक थी कि वे किसी भी समय लोकप्रिय सरकार को पंगु बना सकती थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसे ब्रेक वाली पर इंजन रहित मशीन कहा था। कानूनी विरासत देखते हैं कि भारतीय संविधान की रीढ़ थी। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान 1950 का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। प्रभावित प्रावधान ये रहा कि शक्तियों का त्रिविभाजन या थ्री टायर डिवीजन ऑफ पावर्स या आपातकालीन प्रावधानों का ढांचा, संघीय न्यायालय की संरचना जो सुप्रीम कोर्ट का अग्रदूत बना, और लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान सीधे इस अधिनियम से ही लिया गया है, ठीक है। और निष्कर्ष ये रहेगा कि 1935 का जो अधिनियम था ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सत्ता हस्तांतरण अस्थायी उपकरण था, न कि संप्रभु संविधान। हालांकि इसके व्यवस्थित और तकनीकी प्रावधानों ने स्वतंत्रता के बाद भारत के अपने संविधान का निर्माण करने के लिए ठोस प्रशासनिक और कानूनी खाका प्रदान किया, एक ढांचा प्रदान किया। और यहाँ पे हम लोग की छोटी छोटी टिप्पणियां भी समाप्त हो गई। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। 1.5x की स्पीड पर लगा के एक दो वीडियो को देखना, अपना दिमाग भी लगाना है। हर चीज वीडियो पे भी निर्भर नहीं होती, अपने आप ही चीजों को पढ़ना होता है। और ऐसी वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।